हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीएड में हैं या फिर बीटीसी में या फिर इस तरह का कोई भी कोर्स जो कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इससे आपके जो कॉलेज का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह वर्क करेंगे, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है। अब डेवलपमेंट देखेंगे कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम ओरिजिन टू बर्थ, ओरिजिन टू डेथ, सीक्वेंसेस ऑफ चेंज फ्रॉम ओरिजिन टू डेथ, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी आप में चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपकी बचपनावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है और लास्ट में डेथ। इन अवस्थाओं में जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस डेवलपमेंट कहलाए जाते हैं। अब इसी डेवलपमेंट से एक ब्रांच निकली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका जो कॉन्सेप्ट ले लिया वो यहाँ पे ले लिया, स्टडी ऑफ चेंजेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडल्टहुड। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो स्टडी ऑफ चेंजेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू अडल्टहुड, यहाँ पर मेनली बात की जाती है बिहेवियर की। जो शिशु होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, मेनली हम स्टडी करते हैं बिहेवियर पे। और जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान उसको मिलता है, अधिगम होता है, उससे उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हम पेडागोजी में इसका अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे, ये लिखा है बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है। ये है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसा क्यों कहा गया है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है? क्योंकि अगर हम जब पेडागोजी की बात करते हैं तो पेडागोजी में हमारा फोकस रहता है वो मेंटल प्रोसेस पे रहता है, बिहेवियर पे रहता है, इन चीज़ों पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। तो इस एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है बच्चे का, हम उसको भूल जाते हैं। तो वहीं पर जो बाल विकास है ये आता है। बाल विकास के आने से क्या होता है कि इसके अंदर हम जो फिजिकल ग्रोथ होती है और जो मेंटल ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, उनको हम यहाँ पर एक समग्र रूप में हम पढ़ते हैं। अब देखेंगे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो गर्भ काल है वहां से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था निकलने के बाद क्या होता है कि प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं, या कि वहां पे कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़े अलग होने लगते हैं। तो क्रो ने यही बताया। और स्क्रेर ने बताया कि जो बाल मनोविज्ञान है वो बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। अब हमें पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था होती है, जो शैशवावस्था होती है, ये अवस्थाएं क्या होती हैं, इनका टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो मेन है पांच, ये पांच लोगों ने जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी अपने हिसाब से अवस्थाएं दी स्टडी के हिसाब से। पहला अर्नेस्ट, रॉस, हरलॉग, कॉल्सनिक, शैले। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्नेस्ट का विभाजन। अर्नेस्ट ने बताया कि जो शैशवावस्था वो 0 से 5 वर्ष तक रहेगी, बाल्यावस्था 6 से लेकर 11 वर्ष तक रहती है, किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक रहेगी, और प्रौढ़ावस्था रहेगी 19 से लेकर 24 वर्ष तक। इसके बाद रॉस का जो विभाजन है, रॉस ने बताया कि शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई पेडागोजी में अध्ययन के लिए। जो कि पहली है बाल्या और शैशवावस्था, ये 0 से लेकर 3 वर्ष तक इन्होंने बताया। पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था का अध्ययन हम पेडागोजी में नहीं करते हैं। इसके बाद हरलॉक ने क्या किया, जो भी अवस्थाएं पहले बताई साइंटिस्ट ने, इन्होंने एक डिटेल अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो प्रसव पूर्व अवस्था उसको भी इन्होंने शामिल कर लिया। जो जन्म तक अवस्था होती है वो प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है। इसके बाद शैशवावस्था,
इन्होंने बताया कि जो सहसावस्था होती है वो केवल जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक ही चलती है। इसके बाद क्या होता है, बचपनावस्था आ जाती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि बचपनावस्था आ जाती है। अब बचपनावस्था रहती है 3 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। अब जो बाल्यावस्था है उसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक का इन्होंने डिवाइड किया। फिर उत्तर बाल्यावस्था को 7 वर्ष से 12 वर्ष तक रखा। फिर आती है वय संधि आयु। वय संधि आयु 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, और पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक इन्होंने बताई। नेक्स्ट देखेंगे कॉल्सनिक का विभाजन। कॉल्सनिक ने क्या बताया, इन्होंने भी अध्ययन किया और जो अवस्थाएं बताई वो ये हैं। गर्भावस्था, गर्भाधान से लेकर जन्म तक। नवशैशवावस्था, जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक इसका टाइम पीरियड बताया। इसके बाद आरंभिक शैशवावस्था का टाइम पीरियड 4 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष तक बताया। और उत्तर शैशवावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था बताया कि 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक रहेगी, और उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक चलेगी। वहीं जो किशोरावस्था है वो 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक चलेगी। अब यहाँ पर शैले आए। शैले ने बताया कि जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हम 3 का अध्ययन करेंगे। और शैशवावस्था इन्होंने बताई 0 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से लेके 19 वर्ष तक। ये जो शैले का विभाजन है, हम इस विभाजन को जनरल जो हम डे टू डे लाइफ में हम इसको फॉलो करते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में हमें पता होता है कि जो जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, वो क्या होता है, पेरेंट से आता है चाइल्ड में, तो उसका भी काफी फर्क पड़ता है। इसके बाद आता है वातावरण। वातावरण में भोजन, परिवार, विश्राम एवं निद्रा, व्यायाम एवं खेल। भोजन, आप पौष्टिक भोजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। उसके बाद परिवार। परिवार का मतलब है कि माहौल कैसा है, किस तरह से हम बच्चे को रख रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर एक पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ बच्चे होते हैं वो कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। विश्राम एवं निद्रा, ये जो शारीरिक विकास है उसको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर निद्रा की कमी रहती है तो जो वयस्क है उसमें भी देखा जा सकता है कि जो हमारा वेट है, वजन है, वो कम होता चला जाता है। इसके बाद व्यायाम एवं खेल। व्यायाम एवं खेल से जो शारीरिक विकास है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद बात आती है मानसिक विकास की। मानसिक विकास में जो शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास, आईक्यू, ये चीजें हम कवर करते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब देखेंगे जो शैशवावस्था में मानसिक विकास होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहला, फर्स्ट मंथ। इसमें क्या होता है, बच्चा को भूख लगती है, प्यास लगती है और नींद, इनसे वो सीखता है। अब वो सीखता कैसे है, यहाँ पर बच्चे को अगर भूख लगेगी, प्यास लगेगी या फिर उसको नींद लगेगी तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बोल नहीं पाता है, वो रोना स्टार्ट कर देगा, चिल्लाना स्टार्ट कर देगा और हाथ पैर पटकने लगता है। इसके बाद सेकंड मंथ में वो आवाज, आवाज का मतलब है तेज आवाज होगी तो उसकी तरफ वो आकर्षित होता है, और ज्यादा तेज आवाज होती तो वो चौंक जाता है। इसके बाद आता है 4 मंथ। 4 मंथ में क्या होता है, वस्तु को पकड़ना। सेकंड मंथ में एक चीज और होती है, यहाँ पर इन दोनों को हम ले लेते हैं। जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उस पर बच्चा आकर्षित होता है। 4th मंथ में क्या देखा जाता है कि बच्चा वस्तु को पकड़ना शुरू कर देता है, माँ एवं प्रियजनों को देखकर मुस्कुराता है, जो घर में सदस्य हैं उनको देखकर मुस्कुराता है, माँ को देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद आती है 6th मंथ। इसमें वस्तु को मुंह में डालना स्टार्ट कर देता है, वस्तु को मुंह में डालना स्टार्ट कर देता है। जो भी चीज उसको मिलती है वो इसको कोशिश करता है कि वो अपने मुंह में उसको रख ले, अपना नाम समझने लगता है। 6 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है और उसको उसके नाम से जब पुकारा जाता है तो वो समझने लगता है और आवाज करने लगता है, इसको क्यूइंग कहा जाता है। 8 मंथ, इसमें वस्तु को छीनने पर रोना स्टार्ट कर देता है। बच्चे के हाथ में कोई भी चीज है, अगर आप उसको उससे लेने की कोशिश करोगे तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आता है रुचि की वस्तु उठाना। बच्चा को जो पसंद आती चीजें वो उठाने लगता है और घुटने के बल चलने की कोशिश करता है। 10वें महीने में क्या देखते हैं हम,
कि छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देता है, जैसे माँ, अम्मा, पापा, दादा, डाडा, इस तरह से वो बोलना स्टार्ट कर देता है। चलने का प्रयास करता है, क्रियाओं का अनुकरण करता है। क्रियाओं का अनुकरण से मतलब है कि जैसे उसके बड़े उसके सामने करते हैं वो वैसा ही करने की कोशिश करता है, मतलब कि नकल करने की कोशिश करता है। इसके बाद दूसरे मंथ में क्या देखते हैं, 2 से 3 शब्दों के वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। 2 से 3 शब्दों के वाक्य, जैसे कि वो कहता है कि पापा भूख, मम्मा भूख। अगर वो मम्मा भूख बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसको भूख लगी है। वो अपनी पूरी बात नहीं बता पा रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि आप समझ जाओ, तो वो कहता है मम्मा भूख, मम्मा पानी। इस तरह से 2 से 3 शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है। पूछने पर इशारा करता है। अब पूछने पर इशारा का मतलब है, जैसे पूछेंगे कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है आपके, तो वो इशारा करता है। आपके भाई कहाँ है, तो इशारा करता है और अपना नाम बताना स्टार्ट कर देता है। जब 3 वर्ष का हो जाता है तो वो संख्याओं को दोहराना शुरू कर देता है और चित्रों को पहचानना शुरू कर देता है। चित्रों को पहचानना से मतलब है कि अगर आप उसको समझाओगे, बताओगे कि ये आम है, चित्र दिखाकर बताओगे कि ये शेर है, तो वो उनको पहचानना शुरू कर देता है। इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में 4 से 5 तक गिनती गिनना शुरू कर देता है वो, और 2-3 संख्याएं समझना शुरू कर देता है। रेखाओं में अंतर। रेखाओं में अंतर, जैसे ये एक बड़ी रेखा है, ये बड़ी रेखा है और ये छोटी रेखा है, तो बता देगा कि इनमें से बड़ी रेखा कौन सी है और छोटी रेखा कौन सी है। अक्षर लिखना स्टार्ट कर देता है। अक्षर लिखने का मतलब है कि हम बच्चों को सिखाते हैं, इस तरह से हम सिखाते हैं कि ए बनाइए, आ बनाइए, तो वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं और वस्तुओं को क्रम में लगाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब उसे ठंडा गर्म का ज्ञान हो जाता है, लाल हरा और हल्का भारी का भी ज्ञान हो जाता है। और जो वातावरण होता है, वो वातावरण का अनुभव लगाता है ज्ञान इंद्रियों से। जैसे कि कहता है कि मम्मी आज ठंड है, पानी गर्म है, धूप ज्यादा है। इन चीजों का वो अनुमान लगाता है अपनी ज्ञान इंद्रियों से। अब देखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। बाल्यावस्था में जब 6 वर्ष में जो मानसिक विकास होता है, वहां पर आसान प्रश्नों के उत्तर देने लगता है। आसान प्रश्नों से मतलब है, जैसे कि आपकी मम्मी कहाँ है, आपका नाम क्या है, गाय के कितने पैर होते हैं, गाय का रंग क्या होता है, इस तरह वो बताने लगता है। और 15 से 20 तक की गिनती उसे याद हो जाती है, सुनाने भी लगता है। चित्रों के नाम बताना। चित्रों के नाम बताना, हम देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है, हम उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, हम ABCD या फिर वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला सिखाते हैं, तो हम चित्रों के माध्यम से सिखाते हैं। चित्रों के माध्यम से हम इसलिए ऐसे सिखाते हैं, जैसे कोई गमला है तो गा से गमला, वो उसको याद नहीं होता है, लेकिन गमला जब उसको दिखा देते हैं, जब वो कई बार देख लेता है, तो वो समझ जाता है कि ये गमला है और पूछने पर उसको बता भी देगा। जब 7 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तब छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। छोटी घटनाओं का वर्णन करने का मतलब है कि पापा कहाँ गए, तो वो बताने लगता है कि पापा कहाँ गए। अगर उसको आप बता के जा रहे हो कि मैं नहाने जा रहा हूँ और पूछो कि वो कहाँ गए, तो वो कोशिश करता है बताने की। वस्तुओं में समानता एवं अंतर समझने लगता है। 5 से 6 तक की संख्याएं दोहराने लगता है। और जब 8 साल का हो जाता है तो छोटी छोटी कविताएं उसको याद हो जाती हैं। छोटी छोटी कविताएं का मतलब है, जैसे कि जॉनी जॉनी यस पापा, और जो छोटी छोटी कविताएं हैं उनको याद करने लगता है। कहानियां भी याद करने की कोशिश करता है और साधारण समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो साधारण समस्याओं की जो हल खोजना है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे बच्चे का अगर कोई खिलौना खराब हो गया, तो वो कोशिश करता है कि उस खिलौने को वो सही कर ले। साइकिल से अगर खेल रहा है, अगर खराब हो गई, तो वो कोशिश करता है कि साइकिल सही हो जाए। उसके बाद 9th ईयर में आता है जब, तब समय, दिन, तारीख, रुपए गिनने लगता है। समय का हम इस तरह से बता सकते हैं कि बच्चा क्या होता है कि घड़ी देखना सीख जाता है, दिन बताने लगता है, तारीख उसको याद रह जाती है और वो रुपए गिनना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा 10 साल का होता है तो वो द्रुत गति से बोलना स्टार्ट करता है। दिनचर्या का ज्ञान हो जाता है। दिनचर्या का ज्ञान से मतलब ये है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो उसे पता है कि सुबह मम्मी उसको उठाएंगी, अब उसको क्या करना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है। तो इस तरह से दिनचर्या का ज्ञान होने लगता है।
वहीं व्यक्तिगत कार्यों को स्वयं करना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा 11 वर्ष का होता है तब तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होने लगता है। वस्तुओं में तुलना करने लगता है। प्रत्यक्ष अवलोकन करके पशु पक्षियों का जो ज्ञान होता है वो उसको आने लगता है और कल्पवृक्षों आदि का ज्ञान होने लगता है। जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तब परिस्थितियों की वास्तविकता जानने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है जैसे कि जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बारिश कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, सब्जी कैसे बनती है, गाय कहाँ रहती हैं, जंगल में क्या होता है, इस तरह की चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तर्क, समस्या समाधान, योग्यता का विकास उसमें होने लगता है। अब देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? इसमें जो मानसिक योग्यताएं, भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, अधिगम, इनकी बात की जाती है। मानसिक योग्यताओं का मतलब है कि किशोर में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं उनको मैथ्स ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को साइंस ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को गाना का ज़्यादा शौक होता है, किसी को खेलना का ज़्यादा शौक होता है, किसी को कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से मानसिक योग्यताएं हम समझने लगते हैं कि बच्चे की मानसिक योग्यताएं किस प्रकार से डेवलप हो रही हैं। भाषा, किशोरावस्था में बच्चा होता है उसमें सामाजिक, जो समाज के साथ ज़्यादा घुलता मिलता है तो उसका भाषा का ज्ञान ज़्यादा होने लगता है। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति ऐसा कहा जाता है कि ये वो एग्जाम्पल है कि सपनों में बच्चे खोए रहते हैं, बच्चे सपनों में खोए रहते हैं। तो यहाँ पर वो देख सोचते रहते हैं, कल्पना करते हैं जैसे कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये काम करूंगा, ये चीजें। रुचि, अब रुचि का मतलब है यहाँ पे बच्चों को जो चीज पसंद होगी, किशोर को जो चीज पसंद होती है वो उस कार्य को करने की ज्यादा कोशिश करता है। अब देखेंगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि मानसिक विकास जो विकास है वो कैसे प्रभावित होता है। वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय, अध्यापक, समाज, ये चीजें बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। पारिवारिक वातावरण का मतलब है अगर परिवार का माहौल खुशनुमा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही देखने लगेगा कि स्ट्रेस, टेंशन, ये चीजें उसको पहले से ही आने लगेंगी। फिर है परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति से मतलब ये होता है कि अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बच्चों को ऐसे अवसर नहीं मिल पाएंगे कि वो मानसिक विकास उनमें ज्यादा हो, जैसे कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत आएगी, नोटबुक, बुक्स, इन चीजों का अभाव रहेगा। स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, बच्चा बीमार रहेगा, उसको बुखार आता रहेगा, तो मानसिक विकास सीधी से तौर पे प्रभावित जरूर होगा। माता पिता की शिक्षा, अगर माता पिता शिक्षित होते हैं तो देखा जाता है कि वो बच्चों पर ज्यादा फोकस करते हैं कि वो भी शिक्षित हो जाए। विद्यालय, विद्यालय का सीधा सा इफेक्ट पड़ता है। बच्चा क्या होता है किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में, वो उसका जो दिन का मोस्टली टाइम होता है तो वो टाइम उसका स्कूल में ही व्यतीत होता है। तो वहां पर उसको अध्यापक किस तरह से ट्रीट करते हैं, बच्चे किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसका मजाक तो नहीं उड़ाते हैं, उसको साथ मारपीट तो नहीं करते हैं, उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। अब देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में देखेंगे कि सामाजिक विकास में ये देखा जाता है कि हम आसपास में जो समाज है हम उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वहां पर हम देखेंगे शैशवावस्था में बच्चा में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है। पहले मंथ में रोशनी तेज आवाज में प्रतिक्रिया करता है। दूसरा में आवाज पहचानता है, मुस्कुराना लगता है और आवाज पर सिर घुमाना स्टार्ट कर देता है। जब जो तीसरा महीना होता है उसमें माँ को पहचानना शुरू कर देता है और बात करने पर रोना बंद कर देता है। बच्चा क्या करता है, माँ को देखकर खुश हो जाता है। अगर बच्चा रो रहा है और आप उससे बात करने की कोशिश करो या आवाज निकालो तो वो शांत हो जाता है। ऐसे ही जब फोर्थ मंथ आता है तो वहां पर बच्चे में जो सामाजिक विकास होता है वो इन क्रियाओं से होता है कि पास आने वाले और जाने वालों की तरफ देखता रहता है और बोलने पर हंसने लगता है। पांचवें मंथ में प्रेम एवं क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। आप बच्चे से आराम से बात करेंगे तो वो मुस्कुराएगा, तेज आवाज में बात करेंगे, अगर फेशियल एक्सप्रेशंस को आप चेंज करके बात करेंगे, क्रोधित होकर बात करेंगे, तो वो समझने लगता है और रोना शुरू कर देता है।
हंसने पर हंसता है और डांटने पर डर जाता है। छठे महीने में देखा जाता है कि परिचित अपरिचितों को समझने लगता है। अब परिचित अपरिचितों को समझने का मतलब है, एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी में देखा जाता है कि अगर परिवार के सदस्य नहीं है, और ऐसा सदस्य जो बच्चे के परिवार का सदस्य नहीं है और उसकी तरफ अप्रोच करता है, तो बच्चे में एंजाइटी आ जाती है, एक सडन एंजाइटी आ जाती है। बड़ों के बाल खींचना शुरू कर देता है, चश्मा आदि खींचता है। 9th मंथ में देखा जाता है कि शब्दों, हाव भाव, कार्यों का अनुकरण करता है। जब बच्चा 1 साल का होता है, तब घर के सदस्यों के साथ हिल मिल जाता है, जैसे बाबा के साथ बैठना, दादी के साथ बैठना, चाचा के साथ बैठना, भाई के साथ खेलना, इस तरह से। और बड़ों की बात मानने लगता है। अगर आप बच्चे से मना करेंगे तो वो मान जाता है, कुछ काम करने को कहेंगे तो करने लगता है। दूसरे मंथ में घर के सदस्यों के कार्यों में सहभागिता। इसका मतलब है, जैसे कि अगर माँ बर्तन धो रही हैं, नल पे जा रही हैं, तो वो उनके पास जाएगा। अगर माँ कुछ और काम कर रही हैं तो वो उनके पास जाएगा। दादा या फिर पापा अगर जैसे कुछ साइकिल संभाल रहे हैं या कुछ और चीज़ संभाल रहे हैं, तो वो उनके साथ करने की कोशिश करता है। तीसरे साल में देखा जाता है कि अन्य बालकों के साथ खेलना शुरू कर देता है। छोटे बच्चे होते हैं, बाकी छोटे बच्चों के साथ हम देखते हैं कि वो भागते रहते हैं, घर में इधर उधर भागते रहते हैं, कभी कुछ खेलना कभी कुछ खेलना। तो 4 साल का होता है तो बच्चा विद्यालय जाना सीख जाता है। प्री एनसी की जो क्लासेस होते हैं, उनमें बच्चे का एडमिशन हो जाता है और सीख जाता है कि विद्यालय जाना है उसको, और विद्यालय जाकर सीखता है कि किस प्रकार से रहा जाता है। 5 साल में दूसरे बच्चों से अनुकूलन, खेल, लेन देन, साझेदारी। और छठे वर्ष में क्या होता है कि विद्यालय जाना स्टार्ट हो जाता है रेगुलर बेसिस पे, और विद्यालय में मित्र बनाता है, सामाजिक कार्य में भाग लेता है। सामाजिक कार्य में भाग लेना का मतलब है, जैसे स्कूल में जाता है वो, तो देखते हैं हम बच्चों से एक्टिविटी कराते हैं, और एक्टिविटी कराते हैं, अगर कहीं जाते हैं, जैसे पापा कहीं जा रहे हैं, मम्मी कहीं जा रही, उनके साथ जाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बाल्यावस्था में सामाजिक, अभी तक हम देख रहे थे जो सामाजिक विकास है। अब देखेंगे टोली समूह की आयु। टोली का मतलब है, बच्चा क्या करता है, आसपास के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, टोली बनाना स्टार्ट कर देता है, रुचि के कार्य करता है, सामाजिक स्वीकृति एवं प्रशंसा पाने की इच्छा। इसको हम समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ऐसे ही बैड बॉय एंड बैड गर्ल। बच्चे से हम कहा जाता है कि यू आर गुड बॉय, मतलब बच्चे को लगता है कि अगर वो उसने अच्छा काम किया है तो लोग उसकी प्रशंसा करें। इसके बाद मित्रों का चुनाव। मित्रों का चुनाव स्टार्ट हो जाता है। मित्रों का चुनाव से मतलब है कि अब वो डिसाइड करता है कि वो किनके साथ खेलेगा, कौन उसका मित्र बनेगा। खेलों के माध्यम से सामाजिक संपर्क स्थापित करता है। और किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? मैत्री भावना का विकास। मैत्री भावना का मतलब है कि जो दोस्त होते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के लिए कुछ भी काम करना, और समूहों का निर्माण। किशोरावस्था में देखा जाता है कि जो किशोर होते हैं, उनमें समूह बन जाते हैं, 4-5 लोग का ग्रुप बन जाता है, गुट बन जाता है। समूह के प्रति भक्ति। समूह के प्रति भक्ति, जैसे कि कॉलेज बंक करते हैं, स्कूल बंक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर एक ने कहा कि आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, तो एक जो समूह है उनका, उन्होंने डिसाइड किया, तो कोई नहीं जाता है। कोई काम करना है तो पूरे समूह के साथ मिलकर करते हैं। विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना से मतलब है कि किशोरावस्था में आने पर जो किशोर होते हैं, उनको लगता है कि अगर आप उनसे मना कर रहे हो तो वो चीज़ हिट हो जाती कि मना क्यों किया, मना कैसे कर दिया। रूल्स रेगुलेशंस के वो खिलाफ नहीं, अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, इसको हम क्या जाता है, जो मेच्योरिटी होती है उसको कहा जाता है, जो परिपक्वता की भावना, इसको कहा जाता है कि अस्यूड मेच्योरिटी। मतलब आप परिपक्व नहीं हुए हैं, लेकिन आप प्रतीत करते हैं कि आप परिपक्व हो गए, आपको चीजें समझ आ रही हैं, आप चीजें समझ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि लोग समझे कि आप परिपक्व हो गए, आप मेच्योर हो गए। एक जो मेच्योरिटी की भावना है वो यहाँ पर आ जाती है। व्यवसाय में चयन। किशोर क्या करते हैं, व्यवसाय का चयन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे बड़ा होके क्या करना है। जैसे कि अगर
कोई कोर्स किया है तो अब उस कोर्स के माध्यम से उसको क्या बनना है, और राजनीतिक दलों का भी प्रभाव पड़ने लगता है। अब देखते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वंशानुक्रम, शारीरिक एवं मानसिक विकास। अगर शरीर फिट नहीं है, अगर मेंटली तौर पर फिट नहीं है, फिजिकली तौर पर फिट नहीं है, तो फिर विकास में काफ़ी ज़्यादा जो रुकावटें हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। संवेगात्मक विकास मतलब जो इमोशनल डेवलपमेंट हो, आर्थिक स्थिति, परिवार, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय, समाज, संस्कृति, साहित्य, धर्म, जनसंचार, राजनीतिक दल, ये चीजें किशोर पर काफी हद तक इफेक्ट डालती हैं। आर्थिक स्थिति का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हो सकता है कि बच्चा स्कूल ना जाके, कॉलेज ना जाके उसको काम करना पड़े। अब देखेंगे कि भाषा विकास, व्यक्ति क्षमता का विकास कैसे होता है। इसमें देखते हैं कि वाक शक्ति या बोलने का पूर्व रूप। इसमें बच्चा रोना स्टार्ट करता है, चीखता है, उसके बाद अस्पष्ट जो अस्पष्ट दुनिया होती है उनको निकालता है, फिर भाव संकेत, और फिर बोलना स्टार्ट करता है। समझने योग्य वाक शक्ति का विकास हो जाता है और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। सबसे ज्यादा बच्चा जो वोकैब होता है, वो सीखता है, जैसे कि दिन में उसने 2 वर्ड सीख लिए, फिर वो उनको बोलता रहता है, कुछ नया शब्द सीख लिया उसको बोलता रहता है, और इस तरह से उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती रहती है। और उत्तरों की लंबाई में वृद्धि। उत्तरों की लंबाई में वृद्धि का मतलब है कि पहले हम बच्चे से, अगर छोटा बच्चा है, उससे पूछेंगे कि पापा कहाँ गए, तो वो देखा जाता है कि बोलता है पापा बाहर, पापा बाहर। इस तरह से बोलने की कोशिश करता है। उसका जो उत्तर है वो छोटा है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है कि पापा बाहर गए हैं, पापा मार्केट गए हैं, पापा सब्जी लाने गए हैं, पापा स्कूल जाएंगे कल साथ में, इस तरह से उसके जो उत्तर है, आंसर है, वो बड़े होते चले जाते हैं। अब भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, फीवर है, तो या फिर कोई और उसको प्रॉब्लम है, तब वो भाषा विकास उसका अच्छा नहीं हो पाएगा। बुद्धि, इंटेलिजेंस, ऐसा देखा जाता है कि जो इसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है उनका भाषा विकास जल्दी हो जाता है और सही होता है। सामाजिक आर्थिक दशा, बालक और बालिका, यहाँ पर बालक में, जो बालक होते हैं उनमें बालिकाओं की अपेक्षा भाषा विकास कम हो पाता है। जो ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनकी जो भाषा होती है वो स्पष्ट होती है, शब्दों का चयन अच्छा होता है, वहीं पर जो बालक होते हैं वो अस्पष्टता उसमें रहती है। दूसरा है द्विभाषी वातावरण। द्विभाषी वातावरण का मतलब है अगर बच्चे के घर में हिंदी बोली जाती है तो बच्चे को हिंदी अच्छे से आ जाएगी, हिंदी अच्छे से उसको आएगी। वहीं पर हिंदी के साथ में अगर इंग्लिश, पंजाबी या कोई और भाषा बोली जाती है तो देखा जाता है कि अगर दोनों भाषाएं रहती हैं तो उसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कम हो पाता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दो चीजें सीखने की कोशिश करता है, दो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है, दो लैंग्वेज के नियम सीखने की कोशिश करता है, और दो लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं उनको सीखने की कोशिश करता है। तो वहां पर उसका जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। वहीं समवयस्क समूह, समवयस्क समूह से मतलब है जो बच्चों के दोस्तों का समूह होता है, टोली होती है, गुट होती है, वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे बच्चा उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग घर पर भी करता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास, इसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्रिएटिविटी। अब जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, वो क्रियाशील होते, क्रियाशीलता उनमें होती है, वो एक्टिव होते हैं, मौलिकता होती है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो बच्चे जिज्ञासु होते हैं और रुचि स्पष्ट करते हैं, रुचि उनमें होती है। आईक्यू, उनका जो आईक्यू है वो ज्यादा होता है, बोधगम्यता होती है और विरोधी प्रवृत्ति होती है, और समायोजनशीलता ज्यादा होती है उनमें। अब सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है देखेंगे। जिज्ञासा व्यक्त करने की छूट। अगर बच्चा है, बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सूरज कब निकलता है, सूरज कब निकलता है, सूरज क्यों छिप जाता है, और आप बच्चे को डांट दोगे तो बच्चा क्या करेगा, फिर उस टॉपिक पे बात नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा सीख रहा था तो वो सीख नहीं पाएगा। अब वो जो सूरज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था अब वो सोच नहीं पाएगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी वो उसकी कम होती चली जाएगी, वो क्वेश्चंस करना बंद कर देगा, नई चीजें सीखना कम कर देगा, क्योंकि वो डर जाएगा, क्योंकि
अगर दोबारा पूछेगा तो आप फिर से डांट दोगे। वहीं एक कल्पना शक्ति के विकास के लिए प्रोत्साहन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कहानी। कहानी स्टोरी, कहानी सबसे ज्यादा असर डालती है कल्पनाशीलता में। बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं तो बच्चा एक कल्पना करता है कि कहानी में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वो कैसे कैसे रहते हैं, तो उससे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। टूटे फूटे सामान एवं खिलौने देकर, अगर टूटे फूटे सामान और खिलौने दिए जाते हैं तो बच्चा क्या करता है कि उनको तोड़ता है, जोड़ता है, सही करने की कोशिश करता है, तो क्रिएटिविटी आ जाती है। लचीला वातावरण, लचीला वातावरण से मतलब है कि जो वातावरण है, एनवायरनमेंट हम बच्चों को दे रहे हैं, वो ऐसा ना हो बहुत ज्यादा सख्त हो। बच्चों को अपने मन का जो काम है, एक्टिविटी करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के अवसर देने चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के अवसर मतलब उसको कहानी सुनाना, घुमाने ले जाना, नई चीजें बताना। अब इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें व्यक्तित्व का विकास भी हम पढ़ते हैं। परसोना, परसोना का मतलब होता है, वो होता है मुखौटा। मुखौटा का मतलब जो हम प्रदर्शित करते हैं अपने बारे में, जो हम दिखाते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी, उसको हम बताते हैं। अब डेशल ने जो बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। और वहीं मन ने बताया व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं तथा योग्यताओं का विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे, दूसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे, तीसरा सोशियोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे कार्ल जंग, इन्होंने इसका डिवीजन किया है। इन्होंने 3 तरह की पर्सनालिटी बताई, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। वहीं पे स्पेंजर ने फिजियोलॉजिकल बेसिस के बताया कि जो 4 तरह की पर्सनालिटी होती हैं, एस्थेटिक, एथलेटिक, टेक्निक और मिक्स्ड। सोशलॉजिकल बेस्ड के हिसाब से बताया क्रिस्मर ने कि जो पर्सनालिटी होती है वो 6 तरह की होती है। एक थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एस्थेटिक। इनको हम जो आने वाली वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है, हम पर्सनालिटी के जो टॉपिक हैं हम उनको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम केवल एक समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, हमको कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हम उसको रखते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, पहला होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, शारीरिक संरचना, मतलब इंसान पतला है, मोटा है, लंबाई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, वजन ज्यादा है। अंतःस्रावी प्रणाली, अंतःस्रावी प्रणाली है, उसका स्नायु मंडल और फिर इंटेलिजेंस, ये चीजें उसको वंशानुक्रम से आती हैं और उसको प्रभावित करती हैं। वहीं वातावरण, भौतिक वातावरण का मतलब है कि आप कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। उसके बाद कि आप जो आपने एनवायरनमेंट घर का बनाया है, गर्म माहौल में गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, या फिर ऐसा है कि रिमोट एरिया है। दूसरा सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण से मतलब है कि जो समाज के लोग हैं, आसपास के लोग आपके किस तरह से। सांस्कृतिक वातावरण, ये जो कल्चर है वो आप किस कल्चर से आते हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो चीज इफेक्ट डालती है। इसके बाद कल्पना, चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, ये भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। अब कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जाता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण से मतलब है जैसे कि अगर बच्चों को चीजें दी जाती हैं, खिलौने दिए जाते हैं, ये ट्रायंगल शेप का कोई ऑब्जेक्ट दिया, ये ऑब्जेक्ट दिया रेक्टेंगल शेप का, ये स्क्वायर शेप का दे दिया, ये सर्कुलर शेप का दे दिया, तो बच्चा उसको छूकर देखकर पहचानता है कि किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का इसका आकार है। वही भाषा विकास, खेल क्रियाओं के अवसर, खेल क्रियाओं के अवसर जो भाषा विकास में होते हैं जनरली यूज किया जाता है। जब बच्चे होते हैं उसे गाने को कहा जाता है, पोएम सुनाने को कहा जाता है, कहानी सुनाने को कहा जाता है। उसके बाद कहानी सुनाना और अभिनय के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद चिंतन का विकास, चिंतन का विकास कैसे किया जा सकता है? अनुभव का विकास, अगर अनुभव है आप किसी चीज का तो आप चिंतन कर सकते हैं। उसके बाद भाषा विकास, ध्यान एवं रुचि का विकास, रटने की आदत दूर करना। रटने की आदत दूर करने से मतलब है जैसे कि अगर किसी ने याद कर लिया 9+10, ये होता है 19 होता है। अगर किसी बच्चे ने रट लिया
तो यहाँ पर अब वो कोई चिंतन नहीं कर रहा है। अगर उनको हम बताएं जैसे कि 9 प्लस उसके बाद कैसे जोड़ा जाता है, आप बच्चों को हम उंगलियों पर जोड़ना सिखाते हैं या फिर इस तरह से लाइन करके जोड़ना सिखाते हैं, तो अगर ये चीजें सीख रहे हैं तो उसके हिसाब से जो चिंतन है वो ज्यादा डेवलप होता है रटने की अपेक्षा। तर्क एवं वाद विवाद के अवसर देना। नेक्स्ट है तर्क का विकास। अब तर्क का विकास कैसे हो सकता है? उपयुक्त समस्या उपस्थित कराना। उपयुक्त समस्या उपस्थित कराना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे पजल हो गया। अब पजल दे दिया बच्चों को, ठीक है, कि आप इनके टुकड़े जोड़ के बताओ क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को जो समस्या दे रहे हैं ये समस्या है, ये हमने बच्चों को एक प्रॉब्लम दी, अब उस प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप इस पजल को फिक्स कर दो। तो बच्चे उस पजल को फिक्स करते हैं। उसके बाद विषयों का गहन अध्ययन। नवीनता का सिद्धांत, अन्वेषणता का विकास, आगमन विधि का प्रयोग, तार्किक चिंतन में बाधक तत्वों का ज्ञान। आगमन विधि का प्रयोग का मतलब है जैसे कि एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ जाना। अब देखेंगे जो संवेगात्मक विकास होता है, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो कैसे होता है और किस किस तरह के इमोशंस होते हैं। बेसिकली जो 14 इमोशंस की बात की जाती है, पहला आता है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, भूख, एकाकीपन, अधिकार, कृतिभाव, आमोद। ये जो चीजें हैं ये नाम है इमोशंस के, संवेगों के नाम है। अब जो संवेग वाला हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य। वातावरण से मतलब ये है जैसे कि देखते हैं जब गर्मी बढ़ जाती है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है। तो वहां पर क्या है, जो क्रोध वाला फैक्ट जो संवेग है वो उसमें ज्यादा होने लगता है। स्वास्थ्य, जो बच्चा स्वस्थ होता है उसमें चिड़चिड़ापन कम होता है और जो बच्चा बीमार रहता है उसमें चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, थकान। थकान के समय जो डेवलपमेंट होता है, जो लर्निंग होती है, वो फेस कम हो जाता है। और थकान के समय अगर कोई थका हुआ है आप उससे बात करो तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता। अगर बच्चा है वो सोने की कोशिश करेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएगा, नाराज हो जाएगा। और उसके बाद माता पिता का दृष्टिकोण कैसा है? माता पिता का दृष्टिकोण से का मतलब है कि कोई बच्चा है, अगर वो कोई इमोशन शो कर रहा है तो उसके माता पिता उस इमोशन पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हाउ दे रिएक्ट ऑन देयर इमोशंस। मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो रोने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कुछ भी नहीं होता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है कि बच्चा क्यों दुखी है। अब रोने पर आप उसको डांटोगे, मारने लगोगे, तो क्या होगा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं पे प्रभावित होगा। इसका सामाजिक आर्थिक स्थिति और फिर विद्यालय। तो ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इस कॉन्सेप्ट को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये पढ़ना होता है कि डेवलपमेंट के फेजेस में क्या क्या हमें स्टडी करना है, क्या क्या चीजें आती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाकी वीडियो है हम उनको अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप क्या करें, हमारा जो चैनल है जीएस एग्जाम मेंटर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी हम नई वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।